हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ दोनों टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो यह है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोविद का विकास होता है। यानी एक आवृतबीजी पुष्प के उन भागों का नाम बताइए जहां नर और मादा के युग्मक का क्या होता है, युग्मकोविद का विकास होता है, डेवलप होता है। देखिए, आवृतबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट पुष्पी पादप है। यानी आवृतबीजी जो पादप होते हैं, आवृतबीजी पादप होते हैं, वो कौन सा पादप होते हैं? पुष्पी पादप होते हैं। पुष्प एक रूपांतरित पर्रो यानी मॉडिफाइड सूट है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित पर्रो, जिसको अंग्रेजी में मॉडिफाइड सूट भी कहते हैं, जिसका कार्य प्रजनन होता है। पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुष्प में कितने प्रकार के चक्र होते हैं। तो पुष्प में कितने प्रकार के चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ बताया जा रहा है। पहला चक्र है आपका बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, लास्ट है आपका जायंग। यानी पुष्प में कितने प्रकार के होते हैं चक्र? 4 चक्र होते हैं। बाह्य दल का जो होता है, बाह्य दलपुंज का जो निर्माण होता है वो बाह्य दल से होता है, और दलपुंज यानी कोरोला का निर्माण किससे होता है? दल से होता है। और पुमंग जो है इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। पुमंग का निर्माण किससे होता है? पुंकेसर से होता है। और ये पुष्प का नर जनन चक्र कहलाता है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा कि पुष्प का नर जनन चक्र किसको कहते हैं? पुमंग को कहते हैं, जायंग को कहते हैं, या फिर दलपुंज को, या फिर बाह्य दलपुंज को कहते हैं। तो आपको आंसर क्या देना है? यानी नर जनन अंग किसको कहते हैं? पुष्प का नर जनन अंग किसको कहते हैं? पुमंग को कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ के रखिएगा, अभी नोट बना के रखिएगा, तो आपसे मतलब एक तरह से अच्छा, एक तरह से डील कर पाइएगा क्वेश्चन को। नहीं तो फिर एक तरह से अगर ऐसे ही वीडियो देख कर छोड़ दीजिएगा तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाइएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। यानी पुमंग क्या है? पुष्प का नर जनन चक्र कहलाता है। और जायंग जो है इसका निर्माण अंडप से होता है। जायंग का निर्माण किससे होता है? अंडप से होता है। ये पुष्प का मादा जनन चक्र कहलाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्या हो गए? पुष्प के 4 प्रकार के चक्र हो गए। अब यह है कि पुंकेसर के परागकोश में परागकण, यानी पुंकेसर के परागकोश में परागन मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागन का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मकोविद कहलाता है। यानी परागन क्या कहलाता है? नर युग्मकोविद कहलाता है। अब अंडप जो है यानी कार्पल से जो है, कार्पल के 3 भाग होते हैं। यानी अंडप के टोटल 3 भाग होते हैं। पहला भाग आपका अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं, जिसको वर्तिकाग्र यानी स्टाइलिक, और तीसरा आपका दूसरा है वर्तिका और तीसरा है वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टिग्मा जिसको कहते हैं। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। अगर बीजांड का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है, बीजांड काय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोविद का विकास होता है, या फिर उसको मादा युग्मकोविद का या अथवा भ्रूणकोश का विकास होता है। यानी मादा युग्मकोविद अथवा भ्रूणकोश का विकास यानी एम्ब्रोसेक का विकास होता है। यह क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपको कह रहा था कि किसी भी आवृतबीजी का उन अंगों का नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोविद का विकास होता है। तो इस प्रकार आप पढ़ लिए कि यहाँ एक तरह से मेन पॉइंट है कि आपका आवृतबीजी जो होता है, आवृतबीजी पादप होता है, उसको पुष्पीय पादप भी कहते हैं। ठीक है, और यानी किसी भी पुष्प के जो चक्र होते हैं वो टोटल कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, यहाँ एक तरह से स्टैंडर्ड फिगर है किसी भी पुष्प का। ठीक है, ये फिगर है, इसको जो कहते हैं ये एक तरह से यहाँ फिगर दिया गया है। पहला यहाँ जो ये वाला जो भाग है इसको ओवरी कहते हैं, और ये जो बीच में इससे थोड़ा सा ऊपर जो होता है ओवरी से ऊपर, उसको कहते हैं ओवल कहते हैं। ये जो पत्ती के जैसा दोनों साइड में है इसको क्या कहेंगे? स्पिल कहेंगे। और ये जो है आपका डंडी के जैसा इसको फिलामेंट कहेंगे। और ये जो गोल है इसको पेटल कहेंगे। ये जो बीच में होता है ये एक तरह से गोल होता है, इसको भी क्या कहते हैं? एंथर कहेंगे। लेकिन ये एक्यूरेट बीच वाला भाग को क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहेंगे। एक्यूरेट बीच वाला भाग को आप थोड़ा सा देखिए नजर डाल के बढ़िया से कि इसको एक्यूरेट जो बीच वाला भाग है इसको क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहेंगे। और ये जो इसका जो स्टिग्मा के जस्ट नीचे ये क्या होगा? स्टाइले होगा। और ये क्या होगा कि ये एक तरह से अलग अलग मतलब पार्ट्स हैं किसी भी मतलब पुष्प के। ठीक है, ये एक तरह से आइडियल पिक्चर है किसी भी पुष्प का। ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच क्या अंतर है वो आप अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। यानी लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, और इन दोनों घटना किस प्रकार मतलब कोशिका विभाजन को संपन्न करता है, और इसमें दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचना का भी नाम आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब
देखिए एक तरफ आप क्या लिखा हुआ कि लघु बीजाणुधानी और दूसरा तरफ आपका राइट हैंड साइड है गुरु बीजाणुधानी। इस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, डिफरेंस आप बता सकते हैं। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के मध्य निम्न अंतर है। देखिए अब क्या क्या अंतर है। पहला जो अंतर है यह है कि लघु बीजाणुधानी में बाह्य त्वचा मध्य अस्तर तथा टेपिटम यानी टेपिटम से घिरी रहती है। यह बाह्य त्वचा मध्य अस्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है, कौन? लघु बीजाणुधानी। लेकिन गुरु बीजाणुधानी क्या होता है कि यह बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। और ये जो होता है लघु बीजाणुधानी परागगण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। ये कहाँ विकसित होते हैं? अंडाशय में। और ये कहाँ विकसित होते हैं? जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। किसमें? परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं लघु बीजाणुधानी में। और यहाँ किसमें होते हैं? एक तरह से अंडाशय में विकसित होते हैं। ठीक है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागगणों का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु में मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं, परागकण नर युग्मकोविद बनाते हैं। ठीक है। गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनता है जो मादा युग्मकोविद बनाता है। ठीक है। इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणुधानी के अंत में लघु बीजाणुधानी यानी जो लघु बीजाणु जनन जो होता है उसके अंत में लघु बीजाणु अथवा परागकण होते हैं। लघु बीजाणु अथवा परागण होते हैं तथा गुरु बीजाणु जनन के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। यानी गुरु बीजाणु जनन के अंत में कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4 बनते हैं। टोटल कितने? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ये क्या हो गए? एक तरह से गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में अंतर, यानी लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर हो गया, एक तरह से डिफरेंस हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यही कह रहा था। ठीक है। आप इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। परागण, बीजाणु उत्तक, बीजाणु जन उत्तक, उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क, उसके बाद आपका पराग मात्र कोशिका नर युग्मक। यानी एक तरह से आपको अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ जो आपको एक तरह से पार्ट्स दिए हैं किसी भी मतलब एक तरह से पुष्प के, उसके पास यानी ये सब पार्ट्स को एक तरह से अरेंजमेंट करने के लिए आपको कह रहा है। देखिए उपरोक्त शब्दावलियों का सही विकासीय क्रम, यानी क्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट, निम्नवत है यानी निम्नलिखित है। बीजाणु जन यानी बीजाणु जन उत्तक के बाद क्या बनेगा? बीजाणु जन उत्तक के बाद बनता है पराग मात्र कोशिका, उसके बाद बनता है लघु बीजाणु चतुष्क, उसके बाद बनता है परागण, उसके बाद लास्ट में क्या बनता है? नर युग्मक। ठीक है। ये एक तरह से मतलब सही अरेंजमेंट हो गया ये सब का। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कवर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। एक तरह से अरेंजमेंट करने के लिए आपको कह रहा था किसके? परागण, उसके बाद बीजाणु जन उत्तक का, उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क, उसके बाद पराग मित्र कोशिका का और नर युग्मक का एक तरह से अरेंजमेंट आपको करने के लिए कर रहा था तीसरा नंबर क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा क्या कीजिए? नामांकित चित्र बनाइए। एक तरह से फूल का चित्र बनाने के लिए कह रहा है आपको। ठीक है। यहाँ एक तरह से चित्र बना दिए और एक तरह से चारों सब पार्ट्स को एक तरह से एरो के जैसा मतलब उसको इंडिकेट कर दिए। यानी क्या है? चलाजा है, न्यूक्लियस है, उसके बाद आउटर इंटीग्मेंट है, इनर इंटीग्मेंट है, उसके बाद एंटीपोडल्सी है, इसके बाद पोलर न्यूक्लियाई है, एक एपरेटस है, उसके बाद इंटीग्मेंट्स है। ये सारे के सारे को इंडिकेट कर देना है एक तरह से एक आइडियल पिक्चर बना के, एक तरह से आइडियल पिक्चर बना के, यानी एक तरह से अच्छा पुष्प का एक तरह से चित्र बना करके हर एक पार्ट्स को इंडिकेट कर देना है एरो के थ्रू। ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपको यही कर रहा है। यानी एक तरह से आपको सिर्फ मतलब ये जो पूछे गए हैं, देखिए 2010 में भी पूछे गए हैं, 2015 में भी, 17 में भी, अब 2017 में पूछे गए हैं, अभी क्या चल रहा है 2021, जिसके कारण इसकी पूछने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है। क्योंकि बहुत साल से इसको रिपीट नहीं किया गया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना मिलती है आने की। यानी किसी भी मतलब आवृत्ति बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट मतलब चित्र नामांकित यानी चित्र खींचने के लिए आपको करा। ठीक है। चित्र ये एक बेस्ट चित्र है। यहाँ ऊपर देखिए आप लोग, ऊपर में एक बेस्ट चित्र है, ये भी एक बहुत अच्छा चित्र है। ठीक है। और इसमें से बेस्ट दोनों चित्र को उतारिए, इस एक तरह से आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा, एक तरह से चित्र में एक तरह से सुधार आएगी। दोनों चित्रों को बनाइए आप लोग। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप मादा युग्मकोविद के एक बीजाणु यानी एक बीजाणुनुज, ये क्या है कि विकास से क्या समझते हैं? यानी आप मादा युग्मकोविद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं? यानी गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क
में से 3 नष्ट हो जाते हैं। कितने? यानी 3 नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है जो मादा युग्मकोविद का विकास करता है। यानी गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप जो होता है, जो बनता है गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 जो होते हैं वो नष्ट होता है, बर्बाद हो जाते हैं, और एक ही क्या रहता है? सक्रिय होता है, जो आगे चल के क्या बनता है? मादा युग्मकोविद का विकास करता है। ठीक है, गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाते हैं। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे कि गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा कितने केंद्रक का निर्माण करता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 8 केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक ध्रुव यानी प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद भ्रूण कोश के बीजांड द्वारे ध्रुव पर स्थित चारों केंद्रक में से क्या होता है कि 3 केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण बनाते हैं, जबकि निभागीय सिरे के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिका बनाते हैं। ठीक है, दोनों ध्रुवों से आए एक केंद्रक केंद्रीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। चूंकि मादा युग्मकोविद सिर्फ एक गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। यानी जो होता है मादा युग्मकोविद जो होता है सिर्फ कितने मतलब गुरु बीजाणु से विकसित करता है? एक ही गुरु बीजाणु से विकसित करता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? एक बीजाणु विकास भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर हो गया। तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन करा कि आप मादा युग्मकोविद के एक बीजाणुज से विकास से क्या समझते हैं। ठीक है, आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि छठा क्वेश्चन आपको करा कि एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा चित्र बनाइए। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोविद के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट के या फिर केंद्रीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी एक स्पष्ट चित्र बना करके आपको व्याख्या करने के लिए करा। ठीक है, आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोविद 7 यानी 7 कोशिकीय वो 8 केंद्रीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु यानी फंक्शनल जो होते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं, प्रथम केंद्रीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2 केंद्रिकाएं बन जाती है। उसके बाद तृतीय विभाजन द्वारा जो होता है दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रोपाइलर यानी माइक्रोपाइलर जो होता है, माइक्रोपाइलर शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं तथा चौथा केंद्रक ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाते हैं। निभागीय शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 एंटीपोडल केंद्रक तथा चौथा केंद्रक निचला ध्रुव केंद्रक का निर्माण करता है। ऊपरी तथा निचला ध्रुवीय केंद्रक मध्य में से आकर संयोजन द्वारा द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। उसके बाद अंड उपकरण के 3 केंद्रकों से मध्य वाला केंद्रक अंड बनाता है। उसके बाद शेष दोनों केंद्रक सहायक होते हैं। क्या होते हैं? शेष दोनों केंद्रक जो होते हैं सहायक कोशिका बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? एक तरह से प्रोसेस हो गया। क्या प्रोसेस हो गया? यानी एक तरह से जो परिपक्व यानी मादा में जो होता है युग्मकोविद 7 कोशिकीय एवं 8 न्यूक्लिएट की प्रकृति जो होती है, एक तरह से उसमें जो फंक्शन चलता है, एक तरह से इसी प्रकार आपको फंक्शन चलता है। ठीक है, ये क्या हो गया? छठा क्वेश्चन आपको कराते कि एक स्पष्ट चित्र बनाइए जिसमें परिपक्व मादा यानी चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोविद 7 कोशिकीय यानी 7 कोशिकीय उसके बाद 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें कैसे मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है। यानी आवृतबीजी पौधों में क्या होता है कि मादा युग्मकोविद 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय होता है, जिसके परिवर्तन के समय क्या होता है क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्रीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक में बनते हैं, 2 केंद्रक बनाते हैं। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों यानी पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभाजन द्वारा क्या होता है दोनों सिरों पर दो मतलब क्या बनते हैं? केंद्रिकाएं बनते हैं। यानी द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर क्या क्या बनते हैं? 2 केंद्रिकाएं बन जाती है। तृतीय विभाजन द्वारा तीनों सिरों पर 4 कोशिका यानी केंद्रक बन जाते हैं। ये क्या हो गया? एक तरह से प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कवर हो गया। छठा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते 7वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको 7वां क्वेश्चन में देखिए, यहाँ एक तरह से स्टैंडर्ड पिक्चर लिखा गया है, एक तरह से फोटो फंक्शनल यानी मेगास्पोर, एक तरह से सबका एकदम चित्र लिख लिया गया है। उसके बाद इसे क्या है कि फिलोफोर्म एपराटस, उसके बाद क्या है साइन ग्रेड, उसके बाद एक सेल, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सारे के सारे इंपोर्टेंस है, इसी प्रकार चित्र बनेंगे इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 7वां क्वेश्चन आपको करा। 7वां क्वेश्चन आपको करा कि उन्मिल परागगनी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। यानी उन्मिल परागनी पुष्पों से क्या समझते हैं?
क्या अनुन्मीलिय पुष्पों में पर परागन संपन्न होता है? अपने उत्तर की यानी सत्र की कीजिए, व्याख्या कीजिए। देखिए, वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं उन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। इन उन्मील परागणी पुष्प किसको कहते हैं? वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, एक्सपोज होते हैं, उन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायोला हो गया, उसके बाद ऑक्जेलिस हो गया, ठीक है। अनुन्मीलिय पुष्पों में क्या होता है कि पर परागन नहीं होता है, यानी अनुन्मीलिय पुष्पों में जो होता है वो पर परागन नहीं होता है। अनुन्मीलिय पुष्प अनावृत नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागन संभव नहीं होता है। इस प्रकार के पुष्पों के परागकोश तथा वर्तिकाग्र पास पास स्थित होते हैं, यानी ज्यादा दूर नहीं होते, ठीक है। परागकोश के स्फुटित होने का परागन वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागन करते हैं, अतः अनुन्मीलिय पुष्प स्वपरागन ही करते हैं। क्या करते हैं कि अनुन्मीलिय जो पुष्प होते हैं वो स्वपरागन करते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाए कि अनुन्मीलिय जो पुष्प होते हैं वो कौन सा परागन करते हैं, स्वपरागन करते हैं, परपरागन करते हैं, या फिर दोनों करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर क्या लगाना है? स्वपरागन करते हैं, ठीक है। यानी अनुन्मीलिय जो पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं? स्वपरागन ही करते हैं। इस तरह से क्या हो गया? 7वां क्वेश्चन कवर हो गया। 7वां क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मीलिय पुष्पों पर परपरागन संपन्न होता है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, अस्तर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पुष्पों द्वारा स्वपरागन को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियों का विवरण दें। यानी जो एक तरह से 2 प्रकार का जो मेथड बनाया गया है पुष्पों द्वारा स्वपरागन को रोकने के लिए, वो दोनों मेथड का आपको एक तरह से व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पुष्पों में स्वपरागन को रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्य नीतियां निम्नलिखित है। अब पहला कार्य नीति जो है वो यह है कि स्वबंधनता यानी सेल्फ फर्टिलिटी। इस प्रकार की कार्य नीति में यदि किसी पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वे उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए मालवा के एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। भिन्न काल पक्वता क्या है कि इनमें नर तथा मादा जनन अंग जिसको कहते हैं जननांग भी कहते हैं, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागन नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए सेक्सी फरेगा या फिर कुल के सदस्य, यानी सेक्सी फरेगा के कुल के सदस्य, ठीक है। ये एक तरह से 2 मेथड हो गया। क्या मेथड हो गया? जिससे मतलब एक तरह से क्या होता है कि पुष्पों में होता है जो स्वपरागन को रोकने के लिए एक तरह से मेथड विकसित किया गया है। 2 मेथड, पहला मेथड आपका स्वबंधता यानी सेल्फ फर्टिलिटी, उसके बाद है दूसरा जो मेथड आपका भिन्न काल पक्वता, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। 8वां क्वेश्चन में आपको कराते कि पुष्पों द्वारा स्वपरागन को रोकने के लिए, यानी स्वपरागन जो अपने आप से जो परागन हो जाते हैं, अपने आप में जो परागन हो जाते हैं पुष्पों में, वो रोकने के लिए 2 जो कार्य नीति बनाया गया है, विवरण उसका दिया गया। पहला कार्य नीति क्या है? स्वबंधता सेल्फ फर्टिलिटी, उसके बाद है दूसरा है भिन्न काल पक्वता, ठीक है। क्वेश्चन कवर हो गया। 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 9 नंबर आपको क्वेश्चन करा है कि सब अयोग्यता क्या है, यानी सब अयोग्यता वाली प्रजातियों में सब परागन प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। ये एक प्रॉब्लम है कि सब अयोग्यता वाली प्रजाति में जो है सब परागन की प्रक्रिया बीज तक नहीं पहुंच पाती, यानी बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सब अयोग्यता पुष्पी पौधों में पाई जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में सब परागन नहीं होता है, अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागन ही हो पाता है। यानी सब अयोग्यता यानी पुष्पी पौधों में पाए जाने वाली ऐसे प्रयुक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप जिसके फलस्वरूप पौधों में सब परागन यानी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। अतः इन पौधों में सिर्फ क्या होता है? पर परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन हो पाता है। सब अयोग्यता 2 प्रकार के ही होते हैं। पहला है आपका विषम रूपी, दूसरा आपका समकारी। सब अयोग्यता 2 प्रकार के होते हैं, यानी सब अयोग्यता कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ दिएगा कि सब अयोग्यता के कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार। तो आपको आंसर क्या देना है? 2 प्रकार होते हैं। इसलिए कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकता है आपको, ठीक है। यानी यही लाइन अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया तो बोर्ड एग्जाम में तो एक तरह से आपको आंसर देना है ना, तो ये लाइन को उतारिएगा तभी तो आप आंसर दे पाइएगा। इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। यानी सब अयोग्यता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विषम रूपी और समकारी, ठीक है। अब विषम रूपी यानी हेटेरोमॉर्फिक क्या होता है?
हेटेरोमॉर्फिक क्या होता है कि इस प्रकार की सब अयोग्यता में एक ही जाति के पौधों के वर्तिकाग्र तथा पराग कोषों की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः परागनलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए सब विषम में जो होता है, विषम रूपी में जो होता है, विषम रूपी सब अयोग्यता में जो होता है, इस प्रकार की सब अयोग्यता में एक ही जाति यानी जाति एक ही है, एक ही जाति के पौधों में वर्तिकाग्र तथा पराग कोषों की स्थिति में भिन्नता होती है, अलग अलग डिफरेंस होता है, डाइवर्सिटी होती है, अतः परागनलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। एक तरह से डेवलपमेंट जो होता है उसका वर्तिकाग्र में परागनलिका जो वृद्धि करता है वो वर्तिकाग्र में रुक जाती है। अब दूसरा है आपका समकारी यानी होमोमॉर्फिक, इस प्रकार की सब अयोग्यता विरोधी एस एलील्स यानी अपोजिशन एस एलील्स द्वारा होती है। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप सब अयोग्यता वाली प्रजातियों यानी जातियों में स्वपरागन प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ये भी इसमें भी क्या होता है कि बीज की रचना तक इसकी परपरागन यानी स्वपरागन क्रिया नहीं पहुंच पाती है। ये क्या हो गया कि दो प्रकार का सब अयोग्यता हो गया। पांचवें ये तरीके क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन करा के सब अयोग्यता क्या है यानी सब अयोग्यता क्या है उसके बारे में लिखना है, उसके टाइप के बारे में लिखना है। उसके बाद सब अयोग्यता पानी वाली प्रजातियों में स्वपरागन की प्रक्रिया बीज तक नहीं पहुंच पाती है, बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, ये आपको एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको करा कि बैगिंग यानी बोरा वस्त्रावरण या फिर थैली लगाना तकनीक क्या है पादप जनन कार्यक्रम में, यह कैसे उपयोगी है। देखिए बैगिंग या फिर बोरा वस्त्रावरण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागन में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। ये बैगिंग जो है एक ऐसा टेक्निकल एक तरह से मेथड है जिसके द्वारा क्या होता है कि परागन में ऐच्छिक परागनों यानी अपने इच्छा के अनुसार जो परागन हो रहा है का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक यानी वर्तिकाग्र के इच्छा के बिना परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत विपुंसित पुष्पों को थैली से ढककर इनके वर्तिकाग्र को क्या किया जाता है, अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक के द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले परागकण के वर्तिकाग्र के मध्य परागन सुनिश्चित किया जाता है। ये एक तरह से टेक्निकल मेथड है। क्या है ये, एक तरह से बैगिंग जो है एक तरह से टेक्निकल मेथड है जिसमें क्या होता है कि जिसके द्वारा परागन ऐच्छिक परागनों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र से अनैच्छिक परागनों का से बचाना मुश्किल सुनिश्चित किया जाता है। एक तरह से टेक्निकल मतलब एक तरह से टेक्निकल विधि है जिसमें क्या होता है कि बैगिंग विधि में क्या होता है कि एक तरह से ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया को रोक करके उसमें एक तरह से सुनिश्चित डायरेक्शन दिया जाता है, सुनिश्चित दिशा दिया जाता है पुष्प को। ठीक है, इस तरह से 10वां क्वेश्चन कवर किए कि टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 10 क्वेश्चन कवर किए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। और किसी टाइप के भी इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिए तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिए तो फिर आपको एक तरह से बड़े शब्द में ज्यादा से ज्यादा शब्द में आंसर देने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक तरह से फिगर बहुत जरूरी है, फिगर आपको बना लेना है। ये जो चित्र है 2010 में भी पूछा है, 15 में भी, 17 में भी पूछा गया है। तो अब 17 में पूछा गया है तो अब समझिए कि 10 में पूछा गया तो फिर 5 साल बाद पूछा गया, अब 15 में पूछा गया तो फिर 17 में 2 साल बाद पूछा गया। आप समझ रहे, 17 से 2021 चल रहा, तो अब 17 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, अब यानी ये 3 साल चल रहा, 21 चल रहा। तो अब ये मतलब ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं, यानी अब रिपीट बहुत दिन से नहीं हुआ, इसको रिपीट करने का चांस बनता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको एक तरह से फूल का जो पुष्प का जो चित्र है उसको एक तरह से बढ़िया से डिजाइन करके आप लोग बना लीजिए और इसको एक तरह से दिमाग में प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार करके इसको बनाइए, बिना देखे हुए आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा तरह से उतारने में, लिखने में, उसका चित्र बनाने में फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी चैप्टर 2 का यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 10 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबको सब सब्जेक्टिव था। अब आगे लेकर के आएंगे, इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा बचा हुआ नहीं है, 5-6 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत सारे काफी इंपॉर्टेंट है और वो भी क्वेश्चन कराएंगे। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। अपने दोस्तों को शेयर करें, और क्योंकि एक तरह से अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। और लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से ही आपको एक तरह से वीडियो को बूस्ट मिलता है, एक तरह से क्वालिटी मिलता है यूट्यूब का तरफ से, चैनल का तरफ से, जिसके कारण आप लाइक करते हैं। और लाइक नहीं करने से एक तरह से क्या मिलता है कि एक तरह से बूस्ट को एक तरह से चैनल की जो रेंज होती है उसको एक तरह से डैमेज पहुंचता है। इसलिए आप लोग प्लीज लाइक करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।